नमस्कार दोस्तों। जैसे ही राहुल गांधी हमला बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सच्चाई सामने लाते हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी का पालतू भौंकने लगता है, चिल्लाने लगता है और एक्शन मुद्रा में आ जाता है। देश की अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं है, बर्बादी में जा रहा है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लोगों की पॉकेट से धन निकल रहा है, सोना ऊंचाइयों पे जा रहा है, बाजार नीचे जा रहा है, सब बर्बादी में है, मगर मोदी का पालतू भौंकता चला जा रहा है। जी हां, ये हालात हैं और इन हालात पे मैं बात इसलिए कर रहा हूं, आपको याद होगा कि 8 और 9 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन सीडब्ल्यूसी हुई थी गुजरात के अहमदाबाद, साबरमती के तट पर, गांधी के आश्रम के, पटेल के आश्रम के पास। और जब वहां पर वो हुकार भरती है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की तमाम सच्चाइयां सामने लाती है और वह यह भी कहती है कि इससे मुकाबला करेंगे, कैसे करेंगे इसके लिए रणनीति भी तय करती है और इसके लिए तैयारियां भी बता देती है। गुजरात से भाजपा को उखाड़ फेंकना है, इसकी पूरी प्लानिंग बता देती है। जब यह बताती है तो क्या होना था, तो जो होना था वो बताता हूं। वो यह हुआ कि यह है ईडी का नोटिस। यह ईडी का नोटिस कहां पहुंच गया? राहुल गांधी से जुड़े हुए एक मामले में। यह वो मामला है जो मामला शुरू हुआ था मोदी सरकार आने के पहले। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक परिवाद दाखिल किया, एक शिकायत दाखिल करी एक लोकल कोर्ट में कि जो एजेएल है, यानी एसोसिएट जनरल, जो 1938 में नेशनल हेराल्ड के नाम से, कौमी आवाज और नवजीवन, इन 3 नाम से जो एक अखबार निकाला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस एजेएल को यंग इंडिया कंपनी जो महात्मा गांधी की हुआ करती थी, यंग इंडिया, उसी के नाम पर यंग इंडिया करके उसे फिर से जीवित करने के लिए वो संभालने का काम शुरू कर रही, प्रबंधन का काम कर रही। तो उसमें यह आरोप लगाया गया कि उसने एजेएल यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अखबार की संपत्ति थी उस पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने वाले कौन बताए गए? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। क्या उन्होंने किया? 38% यंग इंडिया के शेयर सोनिया गांधी के पास, 38% राहुल गांधी के पास। लेकिन यह नहीं बताया गया कि यंग इंडिया कंपनी नो प्रॉफिट कंपनी, यानी जिसके कोई भी डायरेक्टर, कोई भी अदर्स 1 रुपया उससे नहीं ले सकते हैं, एक भी लाभ नहीं ले सकते हैं, वो सिर्फ उसका संचालन कर सकते हैं। क्यों किया था राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने ऐसा? इसको चलाने के लिए कई किस्तों में लोन लिया गया कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि एजेएल यानी नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज लड़ाई में, देश की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के साथी थे। तो उस अखबार को, उस कंपनी को जीवित रखा जाए, इसके लिए उन्होंने बगैर ब्याज का वह लोन दिया कि आप इस कंपनी को संभाल लीजिए। बस इससे कह दिया गया, उन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति हथिया ली। कभी कोई भाजपाई कहता कि 5,000 करोड़ की है, कभी कोई कहता 2,000 करोड़ की है, कभी कोई कुछ कहता। अब जब हम इसको देख रहे हैं, जो 11/4/2025 को नोटिस सर्व किया गया है कि इस पूरी कंपनी के सारे एसेट्स को वो कुर्क कर रहे हैं और सबको कुर्क कर लेंगे। उसमें जो भी कोई है, जो नौकरी करता है, जिसको और रोजगार मिलता है, कुछ होता है, वो सब
खत्म कर दो, यानी उसे बंद कराने का जो विज्ञापन मिलता है उसे भी कैसे कर दें। तो आप देखिए उसमें क्या लिखा है कि जो यंग इंडिया कंपनी है, लिखा है कि दैनिक समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड एजेएल की तरफ से प्रकाशित किया जाता है और इसका स्वामित्व यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी यंग इंडिया के सबसे बड़े शेयरधारक हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास 38% शेयर है। ईडी ने का आरोप है कि यंग इंडिया और एजेएल की संपत्तियों का इस्तेमाल 18 करोड़ रुपए के फर्जी दान, 38 करोड़ रुपए के फर्जी अग्रिम किराए और 29 करोड़ रुपए के फर्जी विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी यदि इनकी भी हम पूरी चीज मान ले तो 38 और 29 कितने हुए? 38-29 हो गए 20, 48, 58 और 58 और 9 हो गए 58 और 9 हो गए 67 और 67 के बाद में और 18 जोड़ दिए तो हो गए 76 और हाँ ऐसे ही हो गए। मतलब आप ये राउंड फिगर में मानिए कि 80 करोड़ रुपए के अंदर का इन्होंने कहा ये इसमें विज्ञापन आया, इसमें ये आया, इसमें ये आया। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि यदि इतने का विज्ञापन, इतने का वो करके वो कंपनी चली तो उसमें कहीं किसी से 1 रुपया तो नहीं मारा गया, किसी से 1 रुपया तो नहीं लिया गया। विज्ञापन अखबार में छपा है, नौकरी करने वालों को सैलरी दी जा रही है, अकाउंट में दी जा रही है और सब कुछ है। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने तो 1 रुपया नहीं लिया, तो फिर ये 2000 करोड़ 5000 करोड़ जो भी है यही नहीं अभी तय कर पा रहे हैं। और 2011 के बाद में 2 बार ईडी और सीबीआई सब इसकी जांच को मोदी सरकार के दौरान बंद कर चुके हैं, बार बार उसे खोला जाता है। आज तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल कर सके, मगर ये लटकाए रहना है। ये हर बार तब होता है जब इस तरह की स्थिति, आपको याद होगा नवंबर 2023 में ये जो है खोला गया था, बड़ा शोर मचा। क्यों? क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने थे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होनी थी। तो इस तरह से करके तमाम चीजें पैदा की जाती हैं। अब आइए, जब ये चीजें करते हैं तो आता है कि आखिर ऐसी वजह क्या पड़ रही है, क्योंकि बड़े सारे मुद्दे खड़े। पहला एक मुद्दा जहां खुद अनियमितताओं का है उसी पर आए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि को किस तरीके से फटकार लगाई थी और कहा था आपको कोई अधिकार नहीं है विधेयक रोकने का, और इसको लेके बड़ी कड़ी फटकार लगाई थी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी में जो होता है वो बेशर्म होता है। उन्होंने शर्म भी नहीं महसूस की, एक बार भी कोई पद की गरिमा महसूस नहीं की कि इस्तीफा दे दे, और वो वहीं जमे। अब दूसरी कमेंट उसी जजमेंट में राष्ट्रपति के लिए है कि राष्ट्रपति भी इस तरह वो न लटकाए, वो भी 3 महीने में चीजें करके विधेयक को वापस करे। मतलब आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है, और इससे यह बात पूरी तरह साबित हो जाती है कि असल में फर्जी काम ये लोग कर रहे हैं और कठपुतली ये। अब इन कठपुतलियों पे जब हम बात करें तो आप देखिए आज इस पे हो क्यों रहा है। अमेरिका लगातार टैरिफ की मार की बात कर रहा है, भारत टैरिफ के उससे डरा हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, और ऐसी स्थिति में उस पर कुछ कहे, जवाब दे, वह हिम्मत तो नहीं है। लगातार वो उनके टैरिफ कम करता जा रहा है, जबकि उनकी तरफ से कोई वो नहीं हो रहा। इसमें एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में आपको दिखा दे, ये आप देखिए, इस रिपोर्ट में है कि भारत के अंदर फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ जो है
वो 6 महीने में सबसे ज्यादा बुरी हालत में आ गई है। यानी इस हालत में आ गई है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल गिरती जा रही है और फैक्ट्रियों में उत्पादन उतना हो रहा है तो नौकरियों से लोग निकाले जा रहे हैं, तमाम बेरोजगारी। इधर ईडी का वो करा करके एक्शन, वहां पर जो लोग 100-150 लोग नौकरी करते हैं उनकी नौकरी खा रहे हैं। उधर जो तमाम फैक्ट्रियां हैं उनमें जिस तरह की स्थिति है उसके कारण खा रहे हैं। तीसरी देखिए जिस तरह की स्थिति ये आपके सामने है कि क्या हालत कर दी है। जहां मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुआ करती थी भारत की फरवरी 2024 में 4.9%, वो अब 2.9% है इस समय। बिल्कुल फरवरी टू फरवरी वेरी कर रहे हैं। उसके बाद में माइनिंग ग्रोथ जो थी 8.1% थी, वो 1.6% पे आ गई। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ जो थी वो 7.6% थी, जो 3.6% पे आ गई। अब आप ये समझ लीजिए इसके बाद आप कैसे आकलन करेंगे कि आम आदमी इससे प्रभावित है। आम आदमी के पास जब थोड़ा सा पैसा आता है तो वो कहां जाता है? बचत में जाता है। ऐसी बचत में जाता है जहां उसे बेनिफिट हो, तो वो एसआईपी लगाता है, यानी म्यूचुअल फंड खरीदता है। अब म्यूचुअल फंड में जो आंकड़े आए हैं सिर्फ 3 महीने में, जनवरी 2025, फरवरी और मार्च, इन 3 महीने की स्थिति ये है। इसमें यह है 1.67 करोड़ म्यूचुअल फंड जो एसआईपी है वो बंद हो गई। यह हालत है कि जब बंद हो जाए निश्चित रूप से चिंताजनक होता है कि आप कहां पर खड़े हैं, और जब इस स्थिति में आप खड़े हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो काम करते हैं कामगारों के लिए वो माहौल नहीं मिल रहा है। तो देश की अर्थव्यवस्था यूं जा रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बता दिया भारी गिरावट है, और औद्योगिक उत्पादन के अलावा इकोनॉमी का जिस तरह से भट्टा बैठाया है उसके तमाम उदाहरण दिखते हैं। उधर चुनाव बेईमानी से जीतते हैं, इस बात के आरोप बार बार लगते रहे। अब अमेरिका की जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कह सकते हैं, सीआईए की जो चीफ कह सकते हैं, तुलसी गाबार्ड, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, वो भारतवंशी है। उन्होंने कहा कि ईवीएम जो है वो हैक की जाती है और हैक करके ही खेल किया जाता है, इसलिए हम इसको अब रोकने का कर रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए जिस तरीके से बर्बादी का काम हुआ है वह हम रोकेंगे, क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। जब यह होता है तो निश्चित रूप से हमें यह महसूस होता है कि भारत कहां जा रहा है। आप ये देखिए, हम कभी भगवान उस पे जुट जाते हैं, कभी राणा प्रताप, कभी औरंगजेब, कभी कोई, कभी कब्र, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, और ये करते हैं। करणी सेना ने हथियार लहरा दिए, हम इसी में फंसे हुए। गांधी जी एक चीज कहते थे कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं। लेकिन जब वर्तमान में हम कुछ सही नहीं कर रहे होते हैं तो भविष्य की क्या कामना करें? अच्छे भविष्य की कामना हो ही नहीं सकती। हम तो गड्ढे खोदने में लगे हैं और अमेरिका और दूसरे देश लगे हैं, तो इस गड्ढे खोदने का क्या नतीजा हो रहा है? गुजरात में बीजेपी का विधायक बोलता है मैं जब चाहूं यहां दंगा करवा सकता हूं। अब आप सोचिए, इसका मतलब जो कहा जाता है ये दंगाई पार्टी है, वह यह साबित हो रहा है। तो यह देश बनाने पर काम नहीं कर रहे हैं, दंगे कराने पर कर रहे हैं। शायद यही वजह है कनाडा ने आरएसएस पर बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। उसने कहा है यह आतंकी संगठन है और ये जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये काम कर रहा है वो खतरनाक है, और यह कहीं ना कहीं तमाम तरह के नुकसान कर रहा है। अब आप समझ लीजिए, यह अपने आप में सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा भारत बनाया है जिसके कारण हमें पूरी दुनिया में अपमानित होना पड़ा है। कुछ नहीं बचता है तो राहुल गांधी की नागरिकता पे आ जाएंगे, राहुल गांधी ने मानहानि कर दी, राहुल गांधी ने ये कर दिया, इसी तरीके के बस शोर बचेंगे।
लेकिन इन सब शोर के बाद सच्चाई यही है कि जब राहुल गांधी इन सारी बातों को लेके, इन मुद्दों को लेकर के लड़ने की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि संविधान विरोधी काम हो रहा है, वक्त के खिलाफ वो जो किया गया, जो वक्त का कानून लाया गया वो संविधान विरोधी है और ये उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दिखा देते हैं, साबित कर देते हैं कि हाँ सच में ये कानून, संविधान सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डस्टबिन में फेंक रहे हैं। इनके मन में डॉक्टर अंबेडकर के लिए या भारत के किसी भी पुरोधा के लिए कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ अपनी सत्ता, अपने चहेते पूंजीपति चाहिए, बस। जय।